नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ इस प्रकार के विषय पर चर्चा करेंगे जो कि वर्तमान समय में अभी जितनी भी थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड या लाइटनिंग से रिलेटेड घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो बिहार में घटित हुई घटनाएं हों, चाहे वो राजस्थान यानी कि जयपुर में अभी कुछ लोगों के ऊपर जो टूरिस्ट प्लेस पर घूमने गए थे उनके ऊपर घटित हुई घटनाएं हों, इन सभी को ध्यान में रखकर अगर हम लोग किसी एक टॉपिक पर चर्चा करना चाहें तो आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आकाशीय बिजली गिरने की जो घटनाओं पर इस तरीके की रिपोर्ट एक पेश की गई है, जिस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरीके की घटनाएं वर्तमान समय में क्यों बढ़ रही हैं, इनके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका एक कारण है। ऐसी घटनाएं जो कि पहले आकाशीय घटनाएं हुआ करती थी, जो कि अब ज़मीन में भी ये घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। ज़मीन में जो लोग खेतों में जाते हैं, जो लोग बाहर होते हैं, उनके ऊपर भी ऐसी जो बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा डिस्कशन है एक रिपोर्ट के ऊपर। भारत में जिसको आकाशीय बिजली यानी कि तड़ित झंझावात या फिर जिसको हम थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग कहें, इसकी एक रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की गई है। ये रिपोर्ट अप्रैल से जुलाई के बीच की जो 4 महीने की अवधि है उसमें आकाशीय बिजली गिरने की जो घटनाएं हुई हैं वो लगभग 1311 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1311 लोगों की मौत हुई है। घटनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन इतने लोगों की मौत हुई है, ये आकाशीय बिजली ज़मीन तक टच की हुई है, इसकी वजह से इतने लोगों की डेथ हुई है। 4 महीनों का ये डाटा है, ध्यान रखना। इन घटनाओं में उत्तर प्रदेश में 224 जो कि शीर्ष पर है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। यहाँ पर ये घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो ज़्यादा ज़रूरी होगा। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए, चूँकि ऐसे ज्वलंत टॉपिक जो कि चर्चा में रहते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ऐसे टॉपिक जो हमारे आसपास घटित हो रही घटनाएं हैं, चाहे वो हमारे नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल इंसिडेंट हों, कोइंसिडेंट हों, जितनी भी चीज़ें हो रही हों आपके पास, उनके पीछे का कारण और उनके पीछे की जितनी भी साइंटिफिक रीजंस हैं वो जानने की कोशिश करो। और ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का कारण भी हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। ये एक अवेयर सिटीजन्स के नाते भी, और कहीं ना कहीं हमें एक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो उसके लिए तो ये ज़रूरी हो ही जाता है। ठीक है, देखते हैं इस रिपोर्ट को क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल यानी कि CROPC द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो संस्था है, ये एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, यह भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के साथ मिलकर काम करता है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स या जितने भी हमारे इंडेक्स जो आते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, इसकी जो लीगल बॉडी है वो कौन होती है, और इसके साथ में कौन कौन से जो हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो हमने जाना ये कि हमारा IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के साथ मिलकर काम करता है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है तो ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 4 महीने की अवधि के दौरान भारत में 65.55 लाख आकाशीय घटनाएं घटित हुई हैं, सामने आई हैं, जिनमें से 2.3 23.53 लाख यानी कि 36% जो घटनाएं हैं वो क्लाउड टू ग्राउंडिंग लाइटनिंग की है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि आजकल जो घटनाएं हैं वो केवल क्लाउड से रिलेटेड नहीं है,
वो घटनाएं हमारी लाइटनिंग की हैं और वो लाइटनिंग वाली घटनाएं हमारे ज़मीन तक आ रही हैं, हमारी ग्राउंड तक आ रही हैं, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरा अगर हम देखें तो 41.04 लाख यानी कि 64% इन क्लाउड लाइटनिंग वाली घटनाएं, यानी कि क्लाउड्स में ही लाइटनिंग हो रही है। मतलब बिजली जो चमकने की जो घटनाएं हैं, तड़े झंझावात की जो घटनाएं हैं, वे क्लाउड्स में भी हमें दिखाई देती है, ज़मीन में कम होती है। तो मतलब 64% अगर हम देखें तो वो हमारा क्लाउड लाइटनिंग हो रही है, और 36% जो है वो हमारा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग की जो इंसिडेंट हैं वो हमें सामने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट में कि कुछ निष्कर्ष हैं, रिपोर्ट के क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक फर्स्ट ऐसा प्रयास है, इस तरीके का कोई एक एफ़र्ट है जो डेटाबेस तैयार करने के लिए मददगार होगा। मतलब हम डेटाबेस तैयार करेंगे कि जो आकाशीय बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो किन एरियाज़ में और किन स्पेसिफिक मंथ्स में ज़्यादा हुई हैं। इसके आधार पर हम क्या कर सकेंगे कि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी इस तरीके की जो इंसिडेंट हैं उनको शायद हम कम कर सकें, उनको हम कंट्रोल कर सकें, और उनके होने के पीछे का कारण भी हम साइंटिफिक जो रीज़न है वो भी हम जान सकें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसलिए इसका हम डेटाबेस तैयार करेंगे और डेटाबेस तैयार करने के बाद इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन घटनाओं के मौत का जो शिकार हो जाते हैं उन लोगों को हमें कम से कम करना है। दूसरा इसका एक प्रयास है, इस संबंध में एक प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित हो, एक इस तरीके का सिस्टम डेवलप हो जिसकी मदद से घटना के घटित होने के तकरीबन कुछ टाइम पहले, मतलब हम ज़्यादा तो नहीं, मतलब 4 या 5 घंटे पहले तो नहीं, बट 30 से 40 मिनट पहले इसकी भविष्यवाणी कर सकें। ठीक है, इस तरीके का एक मैकेनिज़्म, एक जो सिस्टम है वो डेवलप हो इन क्लाउड लाइटिंग जो स्ट्राइक के अध्ययन से संबंधित इसकी हम भविष्यवाणी कर सकें। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसके लिए भी ये जो डेटाबेस जो है, जो रिपोर्ट ये जारी की गई है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हुआ। और तीसरी जो हमारी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो है उसका मेन मकसद ये है कि 16 राज्यों में, देश के 16 राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट को पूरा किए जाने के बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिजली के पूर्वानुमान और चेतावनी के संबंध में मोबाइल पर संदेश भेजना शुरू किए कर दिए। ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब एक अभी तो हम कह सकते हैं कि एक प्रयास है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सफल हो जाए, ये सक्सेस हो जाए। देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट हमारा कितना सक्सेस होता है, उसके बाद हमें चीज़ें और समझ में आएंगी। हालांकि अभी तक यह सुविधा देश के सभी क्षेत्रों में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोगों के बीच इस विषय में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है कि अगर लाइटनिंग की जो इंसिडेंट हैं, जो घटनाएं हैं, और वो भी हमारी वो लाइटनिंग की घटनाएं जो हमारी मोस्टली उन एरियाज़ में होती हैं जो ज़्यादा वनरेबल हैं, वहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं ज़्यादा होती हैं। लाइक ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हो सकते हैं, तो जितने में हमारे पर्वतपदीय, हमारे जितने क्षेत्र होते हैं, पर्वतपदीय का मतलब जो हिमालय है, और मतलब जितने भी पर्वत हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, उनकी निचले हिस्से वाले जितने भी एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरीके की जो इंसिडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस एरिया के लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, अवेयर करना होगा। लोगों को अवेयर इसलिए भी करना है कि अगर लोग कोई बाहर हैं, खुले में हैं, तो वो कोशिश क्या करते हैं कि अगर खेत में कोई किसान है, ठीक है, और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या हो जाता है कि वो किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। और ऐसा देखा गया है, ऐसा मेजरली टाइम पीरियड में देखा गया है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पेड़ों पर, जानवरों पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन इन दिस केस, इस प्रेजेंट टाइम में इस तरीके की जो इंसिडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंसानों पर भी गिरती हुई नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हमें सामने आई हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट ही अभी जयपुर में कुछ जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पर बारिश हुई और एक पूरे की पूरी झुंड के ऊपर वो पूरी बिजली गिरी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम अवेयर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मोस्ट स्ट्राइक इन उड़ीसा, मतलब कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इसका जो कंसर्न रहा है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग अफेक्ट हुए हैं। तो इसके बारे में देखना है तो आप यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाओगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में जो हमारा डेथ है काफ़ी ज़्यादा रहा है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में डेथ काफ़ी रहा है, बिहार में डेथ काफ़ी रहा है। लाइटनिंग डेथ्स जो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ना, वो लाइटनिंग डेथ के बारे में है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वहाँ पर ही इंसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो रेड कलर में है वो डेथ को दिखा रहा है, डायरेक्ट हिट इस तरीके की 25% तक डेथ हुई है, और प्राइमरी कॉजेज़ ऑफ लाइटनिंग डेथ की वजह से। और दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर है अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरिया में, मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस किया। तो अर्बन एरियाज़ में ये जो इंसिडेंट है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ में ये इंसिडेंट 4% है, और वहीं अगर हम रूरल एरिया में तो 96% ही हमें नज़र आए हैं। ठीक है। जेंडर वाइज अगर हम देखें तो मेल में ये जो डेथ रेट है वो हमारा 65% रहा है, और फीमेल में ये हमारा 35% रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इन्होंने इसके आंकड़े जारी किए हैं। अब हमें समझना ये है कि जो आकाशीय बिजली यानी कि जो तड़ित झंझावात है उसका निर्माण कैसे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके पीछे का कारण तो हमें जानना होगा ना। अभी तक हमने जाना कि ये रिपोर्ट क्यों है क्या नहीं है। ठीक है। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा वातावरण जो है ना, उसमें क्या होता है कि बिजली एक बहुत तीव्रता से और बड़े पैमाने पर क्या होता है उसका निर्वहन होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो बिजली जो है ना वो जाती है, उसका करंट का प्रभाव होता है। और आप लोगों को ये चीज़ तो पता है बिल्कुल भी, आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि हमारे जो बैटरी जो होती है ना, जो सेल जो हम लोग टॉर्च चलाते हैं, उसका एक हिस्सा आपने देखा होगा कि हमारा धन होता है, एक होता है ऋण होता है। यानी कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उन दोनों के बीच में से ही आपका क्या होता है, जो करंट है, जो अभी विद्युत है, जो बिजली है, उसका प्रभाव होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, इस तरीके से डेवलप हो जाता है उस समय जब संवहनीय बादल। अब मैं आपको बताऊँ, बादलों के कई प्रकार होते हैं। संवहनीय बादल होते हैं, पर्वतीय बादल होते हैं, मौसमी बादल होते हैं। तो जो हमारे संवहनीय बादल होते हैं ना, वो संवहनीय बादल क्या होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसमें बादलों के बीच में आपका पूरा का पूरा तरीके से जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। आपको ये भी पता है कि ये संवहनीय जो बादल हमारे होते हैं, हमने देखा है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। तो पहला हमारी जो परत होती है वो तो हमारी क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ताप मंडल होता है, उसके बाद हमारा और चीज़ें बढ़ते जाती हैं। तो सब जो हमारा होता है, एक होता है हमारा आयनोस्फीयर, यानी कि इसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में क्या होता है, वो मंडल जो है ना, पूरा का पूरा जो आयनोस्फीयर है वो चार्ज रहता है, यानी कि उसमें क्या रहता है, वहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो हमारा ऊपर वाला चार्ज और जो नेगेटिव है, और हमारे जो अर्थ वाला चार्ज वो हमारा पॉजिटिव है। तो क्या होता है कि वहाँ पर ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप हो जाता है कि उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रवाह होने लगता है। कभी कभार क्या होता है, ये बादलों ही बादलों में, मतलब बादल जो हैं संवहनीय बादल हैं, ठीक है, संवहनीय बादल है ना, तो संवहनीय बादल क्या करते हैं वहाँ पर, वो पूरी की पूरी तरीके से अपना एक ऊपर वाला जो नेगेटिव चार्ज है, नीचे आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलकर के हमारा इलेक्ट्रिक प्रवाह होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि आकाशीय बिजली, जो बिजली चमकती है ना, वो वहाँ पर हमें सामने ही चमकती है। लेकिन जब वो पूरा मैकेनिज़्म जब हमारे अर्थ की कंपेयर में आ जाता है, मतलब जब वो हमारा आयनोस्फीयर में, जब हमारे क्षोभमंडल के नज़दीक आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और हमारी जो अर्थ जो है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से उनके बीच में क्या होता है, जो बिजली है ना, जो ऊपर से नीचे तक हमारी ज़मीन तक आ जाती है, और हमारे ग्राउंड को क्या कर जाती है, टच कर जाती है। इस तरीके का पूरा मैकेनिज़्म होता है। हम आपको समझाते हैं, ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताया। अब यहाँ पर हमारा क्या है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ भाग जो पृथ्वी की ओर होता है ना, यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच विद्युत आवेश के अंतर का परिणाम होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, बादल का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, निचला हिस्सा है उसमें पॉजिटिव हो गया, या कभी कभार ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव हो गया, निचले में नेगेटिव हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उन्हीं के बीच में तो आपका आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो बिजली उत्पन्न करने वाले जो बादल जो होते हैं, आमतौर पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, हमारे हमारे ग्राउंड से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जिनका जो आधार है वो पृथ्वी की सतह से 1 से 2 किलोमीटर ऊपर होता है। जिनका जो आधार है, इनकी जो जो
देखो बादलों में क्या होता है, ऊपरी वाला हिस्सा होता है, निचले वाला हिस्सा होता है। ऊपरी वाले हिस्से से अगर निचले वाले हिस्से को अगर हम देखें तो वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 10 से 12 किलोमीटर पर। लेकिन अगर हम बादलों की बात करें तो जो निचले वाला आधार है वो केवल 1 या 2 किलोमीटर पर ही होता है। शीर्ष भाग तापमान जो होता है, जो सबसे ऊपरी तापमान होता है, वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ऊपरी हिस्से पर तो आपको पता है टेम्परेचर कम होता है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर देखना, ऊपरी हिस्सा है उसका टेम्परेचर कम है, निचले हिस्सा है, जैसा कि मैंने कहा हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म होती है, गर्म हिस्से से हमारा एक अलग तरीके का चार्ज जाता है। तो क्या होता है, चूँकि ये जलवाष्प पूरी ऊपर की ओर क्या लगती है, उठने लगती है। जब हमारी धरती पर गर्मी होती है तो यहाँ पर जो वाष्प है, जो जलवाष्प है, गर्म होकर के हल्की हो जाती है। अब जब जैसे ही ये हल्की होगी ना, तो हल्की होने के कारण ये क्या जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, उठने की प्रवृत्ति होती है। तब तापमान में कमी के कारण ये क्या हो जाए, जो जलवाष्प है वो किस में बदलने लगेगी, पानी में। अब आपको पता है ना, जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो वो पानी गर्म हो जाता है, यानी कि वो भाप बनने लगता है, तो ऊपर जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, जितना ऊपर पहुँचेगा, जितनी उसकी एक सर्टेन हाइट होगी ना, उस हाइट पर पहुँचने के बाद में वो फिर से पानी में बदलने लगता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, हमारी अर्थ की जिस एक पर्टिकुलर ग्राउंड में जहाँ पर पानी है, वहाँ से उमस जिसको हम कहते हैं ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर एक सर्टेन हाइट तक पहुँचेगी, वहाँ पर उसको थोड़ा सा क्या मिलेगा, वहाँ पर नमी मिलेगी, और नमी मिलने के साथ में वो ठंडी होने लगेगी, पानी में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में क्या होता है, जो ऊष्मा है, जो हीट है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो हम ठंडा पानी जब हम पीते हैं, तो ठंडा पानी जब हम पीते हैं ना, तो गिलास के बाहर वाले जो हिस्सा है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक भाप इस तरीके का कुछ होता है, तो उसमें एक तरीके की ऊष्मा होती है। वो जो ऊष्मा होती है ना, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो वहाँ पर भी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, और वहाँ पर एक अलग प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जल के अणु, जो जल है ना, और उसके ऊपर की ओर गति करने लगते हैं। जल के अणु क्या करने लगते हैं, ऊपरी ऊपरी हिस्से में जाने लगते हैं, ठीक है, ऊपरी हिस्से में जाने लगे, किसके कारण, क्योंकि वो ऊष्मा है, वहाँ पर उनको क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। जैसे जैसे वे शून्य से कम तापमान की ओर, जैसे जैसे वो शून्य से कम तापमान मतलब और माइनस में जाने लगते हैं, जैसे जैसे वो माइनस में जाते हैं, बढ़ते हुए हैं, जल की बूंदें फिर क्या होने लगता है, आपको पता है -4 पे क्या होने लगता है, वो बर्फ़ में, क्रिस्टल में बदल जाते हैं। तो वो जो भाप से जो पानी बना था, वो अब क्या बनने लगता है, वो अब बर्फ़ में बदलने लगता है, ठीक है, वो बर्फ़ में बदलने लगता है। अब क्या होगा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि वे ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, वो जो जो पानी की जो बूंदें जो कि अब बर्फ़ में बदलने लग रही हैं, वे तब तक एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो जाती हैं, एक पूरा गुच्छा बना लेती हैं, जब तक वे इतने भारी ना हो जाएं कि वे नीचे गिरना शुरू कर दें। वो इतने भारी ना हो जाएं जब तक वो ऊपर रहती हैं, जितना कि नीचे गिरना स्टार्ट कर दें, उनका वजन बढ़ जाए। ये पूरा हमारा मैकेनिज़्म होता है। दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ समझ में आती है, यह एक इस तरीके की प्रणाली की ओर गति करती है। जब वो भारी हो जाती है, इस पर प्रणाली की ओर गति करती है, जहाँ कभी-कभार क्या होता है कि जो बर्फ़ के जो बड़े-बड़े क्रिस्टल हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। वो क्या कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो आपने कभी-कभार सुना होगा, बादलों के टूटने से भी एक आवाज़ आती है, और चूँकि होता क्या है, उनके बीच में आवेश है, उनके बीच में चटकन होती है, तो वहाँ से भी हमारी क्या होती है, बिजली तड़कती है, जिसको बिजली चमकती है और आवाज़ आती है। तो एक इस तरीके की घटना की वजह से होती है। तो क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं और उनके मध्य टकराव होता है, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होता है, जैसे वो टकराए तो उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए। इलेक्ट्रॉन, चूँकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं, वो तो घूमते रहते हैं, ठीक है। यह विद्युत स्पार्क होता है उनके बीच में। क्या, जैसे हमारे घरों पर नहीं होता है, हमारे घरों पर जब कोई मतलब जो कोई लाइन है, अगर हमारा पूरा विद्युत परिपथ है, उसमें किसी प्रकार की कोई फॉल्ट हो जाता है, तो विद्युत स्पार्क होता है, स्पार्किंग होती है। इस वजह से विद्युत स्पार्क होता है, इसमें किस समान कार्य करता है। अब क्या होता है यहाँ पर, गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन गति कर मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो गति करते हैं, और अधिक टकराव उनमें होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं। यह एक चेन की तरह काम करता है, एक चेन रिएक्शन का निर्माण करते हैं। इस तरीके की कुछ घटनाएं आप यहाँ पर देख पाओगे। देखो, ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नीचे हमारा नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में टकराव होने लगता है, इनके बीच में क्या होने लगता है, टकराव होने लगता है।
टकराव होने लगता है, इनके बीच में टकराव होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की घटनाएं हमें इमेज में दिख रहा है, सेकंड इमेज में, थर्ड इमेज में। फर्स्ट इमेज में क्या होता है, बादलों के बीच में ही चटकन होती है तो वहाँ पर एक बिजली होती है। जब सेकंड इमेज में क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कभी कभार क्या होता है कि ऊपरी हिस्सा कुछ ज़्यादा ऊपर हो जाता है और जो निचला हिस्सा जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर, वो हिस्सा हमारे ज़मीन की जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से वो क्या करने लगता है, आवेशित होने लगता है। वहाँ से आवेशित होने लगता है, यानी कि वहाँ से वो उनके बीच में जो अंतर है वो कनेक्ट हो जाता है और वो बिजली फिर कहाँ जाती है, हमारी धरती तक, जो कि सेकंड इमेज में आपको दिख रहा है, जो बिजली धरती तक आ रही है। और यही हमारा तीसरी इमेज में होता है। तीसरी इमेज में क्या होता है कि हमारा ऊपरी जो पॉजिटिव चार्ज है, हमारा निचला जो नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद हमारी धरती का जो हमारा अर्थ है, ग्राउंड का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो भी एक साथ मिल करके इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम क्या देखेंगे, इस प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादल की ऊपरी परत, जो बादल की जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत पूरी धनात्मक रूप से चार्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है बादल की ऊपरी परत। जबकि जो मध्यम जो परत है बादल की, मध्यम परत, वो नेगेटिव रहती है। ऊपरी परत तो धनात्मक होती है, इनकी पॉजिटिव होती है। जो बीच की परत है जो आपको दिख रहा होगा, वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। दोनों परतों के मध्य एक विद्युत टेंशन, जिसको तनाव कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है दोनों के बीच में जब अंतर होता है तो आपको पता है हमारा ग्राउंड वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है और उसके ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव है, तो उनके बीच में अंतर है। अंतर के बीच क्या होता है, तो बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़े समय में ही दोनों परतों के बीच एक विशाल विद्युत धारा, लाखों एम्पियर की विद्युत धारा, बताते तो ऐसा है, बहुत सारे हमारे अर्थ साइंटिस्ट हैं। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था के सिद्धार्थ सर का, वही के सिद्धार्थ सर जो कि एक अर्थ साइंटिस्ट हैं, जो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स जैसे राज्यसभा टीवी, जैसे एनडीटीवी और जितने भी चैनल्स हैं, जब भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी अर्थक्वेक आता है, कुछ भी होता है, तो उनसे ज़रूर डिस्कशन होता है और वो वहाँ पर डिबेट में उपस्थित होते हैं। मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि जब बिजली जो गिरती है तो जो हमारे ग्राउंड तक जो बिजली आती है, जो बिजली आने का जो रास्ता होता है, उसके आसपास की जो एयर है ना, वो एयर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, उसमें 17,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी हीट होती है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे बादलों की दोनों परतों के बीच जो वायु है वो गर्म होने लगती है, ऑब्वियसली बिल्कुल गर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, ऊष्मा के कारण दोनों परतों के बीच वायु का खाका बिजली के कड़कने के दौरान लाल रंग का नज़र आता है। तो आपको जब हीट ज़्यादा होगी तो आपको स्वाभाविक है उसके आसपास की जो एयर है, जो भी वहाँ पे पार्टिकल्स हैं, वो सब कैसे होंगे, एकदम गर्म हो जाएंगे, एकदम लाल हो जाएंगे। तो उसके आसपास का जो खाका है ना, वो हमें लाल कड़कते बिजली के साथ हमें नज़र आने लगता है। गर्म हवा बढ़ती है। गर्म हवा कैसी होती है, विस्तारित होती है। जब हवा गर्म होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, यानी कि उसमें विस्तार होता है, इनको उसमें प्रसार होता है, जिसको हम कहें प्रसार। इसको हम लोग एक साइंटिफिक अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो आप लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस और डायाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ा होगा ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस और डायाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस अगर आपको आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए क्या होता है, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस होती हैं, तो ये इससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब होता क्या है कि जो आघात, यानी कि बिजली जब गिरती है, आघात उत्पन्न होता है, इसके परिणाम स्वरूप बादलों में क्या होता है, गड़गड़ाहट। आघात मतलब टकराते हैं एक दूसरे से और बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, इसी को हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। अब पृथ्वी पर बिजली कैसे गिरती है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी हमें समझना जरूरी होगा। ठीक है, पृथ्वी पर बिजली कैसे गिरती है। मैं समझता हूँ वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। पृथ्वी पर बिजली कैसे गिरती है, तड़ित झंझावात, जो कि हमारा थंडर स्टॉर्म, या इसको हम लाइटनिंग कहें, या फिर आकाशीय बिजली गिरने की जो प्रक्रिया है वो कहें, बादलों में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि अभी आपने देखा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। हमारा बादलों का जो संवहनीय बादल जो होते हैं, क्यूमस न्यूमस इनको कहते हैं, क्यूमस न्यूमियस कहते हैं, जब उनका ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज होता है, निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज होता है, उनमें आवेश होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो बादलों का जो निर्माण होता है वो आपके आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर में होता है। ठीक है, इन बादलों की निचली सतह ऋणावेशित होती है, जैसे कि आपको पहले बताया, और ऊपरी सतह धनावेशित होती है, जिससे धरती पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इससे होता क्या है, हमारी जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश की तरह बिहेव करने लगती है।
धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की भांति आकर्षित करते हैं, किंतु वायु का एक अच्छा संवाहक न होने के कारण वायु एक अच्छी तरह संवाहक की तरह काम नहीं करती। विद्युत आवेश में बाधाएं उत्पन्न होती हैं इसके कारण से। अतः बादल क्या होते हैं, बादल की ऋण आवेशित जो स्थिति है, जो निचली सतह को छूने का जो प्रयास करती है, वो तरंगें भूमि पर गिरने लगती हैं। क्या होता है वहाँ पर, बादल की जो ऋण आवेशित निचली सतह है, निचली सतह जो बादलों की ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित सतह को छूने का प्रयास करती धन आवेशित तरंगें भूमि पर गिरने लगती हैं। समझ में आ गया। तो निचला हिस्सा, ग्राउंड का जो निचला हिस्सा धन आवेशित है, वो क्या होने लगता है, वो उसे एक दूसरे से छूने का प्रयास करती हैं। इसकी वजह से जो बिजली है, जो पूरा का पूरा जो हमें नज़र आता है, वो हमारे ज़मीन तक आ जाता है। पृथ्वी विद्युत की सुचालक होती है, आप सभी लोगों को पता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें तो जो हमारे स्कूल स्टैंडर्ड की जो क्लासेस होती हैं, स्कूल्स की जो किताब बुक्स होती हैं, उनमें भी हमने पढ़ा है। ठीक है, जो अर्थ हमारी है वो एक सुचालक की तरह बिहेव करती है। इसलिए आप लोगों ने गाँव में सुना होगा, जो गाँव से जुड़े होते हैं, क्या होता है कि हमारी अर्थिंग की तरह काम करती है। मतलब वहाँ पर एक जो वायर होता है, ज़मीन में लगा देते हैं अगर कहीं अर्थिंग नहीं मिलती, और दूसरा वायर हमारा, उससे हमारी क्या होती है, बिजली में जो प्रवाह होता है, जो पॉजिटिव और ऋण, जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेशित प्रवाहित होते हैं, वो सुचारू ढंग से होता रहता है। ठीक है, बादलों की जो मध्यम परत की तुलना जो अपेक्षाकृत धनात्मक रूप में जो हम चार्ज होती है, परिणाम स्वरूप बिजली का जो अनुमानित जो प्रतिशत है 20 से 25% तक पृथ्वी की ओर निर्देशित हो जाता है। यह विद्युत प्रवाह जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, ऑब्वियसली सी बात है। आकाशीय बिजली के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम उनको भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक इंट्रा क्लाउड होते हैं, एक क्लाउड टू क्लाउड होते हैं, एक क्लाउड टू ग्राउंड होते हैं, और क्लाउड टू एयर होते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लाउड टू ग्राउंड की, क्योंकि जो तड़ित होते हैं वो बादल जब भूमि के बीच उत्पन्न होते हैं, बादल और भूमि के बीच उनका जब तड़ित झंझावात होता है, तो उसे क्लाउड टू ग्राउंड कहते हैं। और ये जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है, वो भी क्लाउड टू ग्राउंड से संबंध में ही रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लाउड टू क्लाउड भी इन्होंने इसमें रखा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर है। अब इंट्रा क्लाउड क्या होता है, यह सबसे आम प्रकार की आकाशीय और तड़ित बिजली का एक प्रकार है। यह पूरी तरीके से बादल के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, बादल और बादलों के बीच में उत्पन्न होती है, जैसा कि मैं वहाँ पर आपको अब समझाया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में ही वहाँ पर बिजली का जो प्रवाह है, जो आवेश है, वो होने से, मतलब उनके बीच में अंतर आने से वहाँ पर बिजली चमकती है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि जब जो वाष्प, जो जल वाष्प होती है, ऊपर जाती है, अब जब -डिग्री पर पहुंचती है, जब वो पानी बनती है, पानी के बाद जब वो -डिग्री पर पहुंचती है तो बर्फ़ बनती है। और बर्फ़ के जो टुकड़े जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में क्रैक होता है, उनके बीच में चटकाव होता है। ठीक है, तो उनके बीच में भी उनके टूटने से क्या होता है, वहाँ पर आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, और वहाँ पर उनके बीच में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इसलिए वहाँ पर भी हमारा विद्युत जो तड़ित जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, लाइटनिंग जैसी घटनाएं हमें वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। क्लाउड टू क्लाउड क्या होती है, यह तड़ित जो दो या दो से अधिक बादलों के बीच उत्पन्न होती है। ठीक है, और क्लाउड टू ग्राउंड तो आपने अभी देखा ही है। क्लाउड टू एयर की अगर हम बात करें तो ऐसी आकाशीय बिजली जो तब उत्पन्न होती है जब धनात्मक रूप से आवेशित बादलों के बीच उत्पन्न जो वायु नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब आवेशित हो जाते हैं हवा के बीच में, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड सॉरी क्लाउड टू एयर। ओके, तो इस पूरा का पूरा जो हमारा आर्टिकल था, इसमें कुछ और भी है, इसमें कुछ और है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये क्या होता है, आकाशीय बिजली का एक ऐसा प्रकार है ये, जो तूफान के दौरान, मतलब जो तूफान आते हैं, तूफान के दौरान वायु की ऊपर उठती धाराओं के भीतर उत्पन्न होते हैं कई मीलों तक। आपने देखा होगा कि जब बहुत भयंकर से तूफ़ान आते हैं ना, तो आपने देखा होगा उनके बीच में जो हमारे जो प्लेन जो होते हैं, जितने भी हमारे प्लेन जब उड़ते हैं ना, तो हमारे ऊपर जितनी भी तूफ़ान आते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवियों में, हॉलीवुड की मूवियों में देखा होगा कि जब वो प्लेन उस मतलब भयंकर तूफ़ान में जब अंदर चला जाता है तो उसमें बिजली मतलब पैदा होती है तूफ़ानों में। ठीक है, उसमें अंदर बिजली पैदा होती है। तो अक्सर जो हमारे जितने भी पायलट होते हैं उनको
ट्रेनिंग में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि हम वहाँ पर एंटर करें उस भयंकर जो स्टॉर्म होते हैं, जो तूफ़ान होते हैं उनमें। अगर उसमें हम चले गए तो क्या हो जाता है, वहाँ पर हम बिजली की भेंट चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा एनविल लाइटनिंग। ये क्या होता है भाई? एनविल लाइटनिंग क्या है? तो एनविल लाइटनिंग ऐसी आकाशीय बिजली है जो एनविल यानी कि तड़े झंझा या थंडर स्टॉर्म वाले बादलों के ऊपर विकसित होते हैं। ये बादलों के ऊपर विकसित होते हैं और ज़मीन से टकराने के लिए आमतौर पर सीधे नीचे की ओर जाती है। ठीक है, टकराने के लिए आमतौर पर सीधे नीचे की ओर जाती है। उसके बाद यहाँ पर है हीट लाइटनिंग। ये हीट लाइटनिंग तड़े झंझा और आंधी से उत्पन्न बिजली की गड़गड़ाहट जो बहुत दूर तक सुनाई देती है उसको हम हीट लाइटनिंग कहते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया था, इसलिए इस आर्टिकल में जितने भी फैक्ट्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी जेन्युइन हैं। हमें किसी भी प्रकार की काट छाट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आर्टिकल है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उस बात को भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो हमारा काफ़ी लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम अपनी इस बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी इंसिडेंट होंगे, जितनी भी घटनाएं होंगी, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो इस ओनली यूपीएससी सीएसई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के इसको शेयर कीजिए, इससे कि हमारा ये जो छोटा सा परिवार है, नन्हा सा परिवार है, वो और भी फल फूल कर बड़ा हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।